आज हम लोग गॉस थ्योरम में एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इनफाइनाइट थिन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और कुछ इसके डिफरेंट टाइप केस भी देखेंगे और कुछ अन्य प्रॉब्लम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब एक इनफाइनाइट साइज का आपका थिन शीट है। अब इसमें दो वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो इनफाइनाइट साइज का शीट होना चाहिए। तो इनफाइनाइट का मतलब है कि जिस पॉइंट पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सपोज करिए ये आपका चार्ज शीट है, तो इससे r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस शीट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो r के कंपैरिजन में शीट का डायमेंशन अगर बहुत अधिक है तो शीट इनफाइनाइट बिहेव करेगा। अगर शीट इनफाइनाइट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शीट से हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसलिए शीट को हम इनफाइनाइट लेते हैं। दूसरा थिन क्यों लेते हैं, तो थिन के लिए आप ये कंडीशन देखिए। जैसे सपोज करिए ये चार्ज शीट है, तो अगर आपका थिन शीट है तो जो चार्ज ये होल्ड करेगा, इस चार्ज का इफेक्ट इस शीट के इस साइड और इस शीट के इस साइड दोनों तरफ, देखिए इधर भी चार्ज का एक इफेक्ट हल्का दिख रहा है, तो उसी सेम चार्ज का इफेक्ट उस सीट के लेफ्ट साइड भी होगा और उस सीट के राइट साइड होगा। ये देखिए जैसे ये थिन सीट अगर आप लिया तो ये चार्ज अगर इस पे होल्ड है तो इसके इधर और इधर उसी चार्ज का इफेक्ट दोनों तरफ होगा। सपोज करिए सीट पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द सीट, इस सीट के राइट साइड में इधर की ओर होगा और इस सीट के इस तरफ जो है लेफ्ट साइड इधर की ओर होगा। मतलब दोनों तरफ परपेंडिकुलर टू दी सीट होगा, इसीलिए आप थिन सीट लेते हैं। अगर आपका थिक सीट है तो थिक सीट में एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि सीट के थिकनेस अगर अधिक है तो उस सीट के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अलग अलग चार्ज कंटेन करेगा। सीट आपका इंसुलेटर होना चाहिए, कंडक्टर मटेरियल का नहीं होना चाहिए। तो सपोज करिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट, ये आपका सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब यूनिट सरफेस पर सिग्मा चार्ज है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब इस सीट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर डिनोट किया गया है और इस सीट के लेफ्ट साइड इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिनोट किया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीट के परपेंडिकुलर होगा। अगर सीट का साइज शॉर्ट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है, इसलिए सीट को इनफाइनाइट लेते हैं। और सीट का डायमेंशन r के कंपेयर में ज़्यादा होता है तो सीट इनफाइनाइट बिहेव करता है। अब P पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इस P पॉइंट को कंटेन करने वाला हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। आपको बार बार ये चीज़ बता रहे हैं पिछले टॉपिक से कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है वो होता है E/ds cos थीटा। हमें अपना गॉसियन सरफेस इस तरह से लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और थीटा भी वेल नोन हो। थीटा या तो 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री हो, मोस्टली हमें यही कोशिश करना चाहिए। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो यहाँ पर गॉसियन सरफेस लेते हैं, देखिए एक सीट है, इस पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया गया है और सिलेंडर का एक साइड का जो ये लेंथ है r है, इधर भी r है और लेफ्ट साइड में भी r है, और इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो आपका कैपिटल R है। तो इस सिलेंडर का जो टोटल लेंथ हो गया ये 2r हो गया, 2 स्मॉल r, और इसका जो ये है रेडियस ये आपका कैपिटल R है। अब ये किस तरह से गॉसियन सरफेस लिया गया है, इसको एक सामान्य आप अपने घर में समझ सकते हैं बहुत ईजिली। इस तरह से देखिए ये थिन सीट है, अब इस थिन सीट पर किस तरह से गॉसियन सरफेस लिया गया है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सीट के लेफ्ट और राइट साइड में देखिए
ये हम 2 गिलास ले लिए, दोनों गिलास को आपस में बंद कर दिए। इस तरह से देखिए बीच में यह है गिलास, इसको इस तरह से हम बंद कर दिए। तो ये एक क्लोज सरफेस हो गया, यह एक क्लोज सरफेस हो गया। क्लोज सरफेस किस तरह से, देखिए इधर भी बंद है, इधर बंद है, ये इसका कॉर्ड सरफेस है। इसमें सीट कहाँ पर लेना है वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सीट इस तरह से है, सीट दोनों गिलास के बीच में इस तरह से है, ये दोनों गिलास के बीच में इस तरह से सीट लिया गया है। तो जो गॉसियन सरफेस है वो इस तरह से सिलिंड्रिकल सरफेस लिया गया है। इसको आप ठीक से ऑब्जर्व कर लीजिए, सीट इस तरह से गॉसियन सरफेस। जो पी पॉइंट है वो पी पॉइंट इस सिलेंडर के इसी सरफेस पर है, इस सर्कुलर सरफेस पर पी पॉइंट है। तो अब जब इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो इस सीट को आपको थोड़ा देर के लिए हटा दे रहे हैं, इस सीट को हटा दे रहे हैं, ये गिर जा रहा है। ये देखिए ये आपका गॉसियन सरफेस है। इस पर जब ds लेंगे इस सर्कुलर सरफेस पर, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और ये जो कर्ड सरफेस है, कर्ड सरफेस पर जो एरिया वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा। और ये जो इधर का सरफेस है इस पर भी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सीट के किधर है, परपेंडिकुलर है। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मेन चीज़ आपको ये गॉसियन सरफेस समझना है कि सीट हमारा इस तरह से है और इसके इधर और इधर दोनों तरफ इस तरह से ये हाफ हाफ सिलेंडर मिलके कंप्लीट सिलेंडर बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है, देखिए इनक्लोज्ड चार्ज, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज इनक्लोज होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, ये देखिएगा आप ध्यान दीजिए इस पे कि जब हम ये गॉसियन सरफेस ले रहे हैं तो ये गॉसियन सरफेस है और ये हाफ पार्ट आपको दिखा रहे हैं, ये देखिएगा ये हाफ पार्ट। तो जब इससे जो चार्ज इनक्लोज होगा ये इनक्लोज चार्ज हो जाएगा। ये देखिए हम एक सर्किल ड्रा कर रहे हैं, ये इनक्लोज चार्ज हो जाएगा। इसको हमने हटा दिया, ये देखिए ये इनक्लोज चार्ज है। इनक्लोज चार्ज जो है उसका रेडियस कितना होगा, कैपिटल R होगा। तो इसके अंदर जो चार्ज है वो इनक्लोज चार्ज है। क्यों? क्योंकि जो आपका गॉसियन सरफेस है, फिर एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, आपका गॉसियन सरफेस इस तरह से है, आपका जो गॉसियन सरफेस है वो इस तरह से है ये। तो इस गॉसियन सरफेस के कारण इसका मतलब कि दोनों गिलास के बीच में पेपर का जो पोर्शन आ रहा है, ये देखिए इधर इधर से, वही आपका इनक्लोज चार्ज होगा। ये जो चार्ज आपको दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव ब्लैक कलर की, ये सब बाहर है, ये गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो जो इनक्लोज चार्ज होगा वो इनक्लोज चार्ज, यह जो सर्कुलर रीजन है उसमें जो चार्ज है वो इनक्लोज चार्ज होगा। यानी ये देखिए, ये आपको जो चार्ज है वो रेड कलर से बनाया गया है, ये इनक्लोज चार्ज होगा। तो इसकी जो एरिया होगी वो इस गॉसियन सरफेस का जो ये सिलेंडर रिज्यूम किया है उसमें भी एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इस सीट से R लेंथ इधर है सिलेंडर का, तो R लेफ्ट साइड में भी है। दोनों तरफ अगर आप इक्वल नहीं लेंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगा, यहाँ का अलग हो जाएगा, फिर आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों तरफ R लेना है। तो इस जो रीजन गॉसियन सरफेस से इनक्लोज हो रहा है उसकी एरिया हो जाएगी पाई कैपिटल R स्क्वायर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनक्लोज चार्ज हो जाएगा पाई R स्क्वायर रो सिग्मा, पाई R स्क्वायर सिग्मा। According to the Gauss law, electric flux phi equal to Q by epsilon 0, Q by epsilon 0। ये इनक्लोज चार्ज पुट कर दीजिए पाई R स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दी गॉस थ्योरम निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इससे निकलने वाले टोटल फ्लक्स को निकालेंगे। तो हम इस गॉसियन सरफेस को 3 रीजन में डिवाइड कर दिए। इधर का जो सर्कुलर रीजन है इसको रीजन नंबर 1,
ये सिलेंडर का जो पूरा कर्व्ड सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कर्व्ड सरफेस, ये रीजन नंबर 2, और इधर का जो सर्कुलर रीजन है वो रीजन नंबर 3। ऐसा इसलिए हमने डिवाइड किया है क्योंकि इस रीजन में थीटा एक नेचर में है, यहाँ पर थीटा एक नेचर में है, और इस पूरे कर्व्ड सरफेस पर थीटा का एक नेचर है। क्या है देखिएगा, शीट से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड में। तो सबसे पहले सरफेस नंबर 1 पर देखिए, ये एरिया वेक्टर ds ब्लू कलर के वेक्टर से डिनोट किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शीट से परपेंडिकुलर ये ब्लैक में है, तो यहाँ E और ds के बीच में एंगल 0 है सरफेस 1 पर। सरफेस 3 पर आ जाइए, यहाँ पर एरिया वेक्टर ds परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी शीट है। यहाँ भी देखिएगा दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस 1 और सरफेस 3 पर थीटा आपका 0 है। अब सरफेस सेकंड पर आ जाइए, ये जो कर्व्ड सरफेस है, यह है कर्व्ड सरफेस आपका है सिलेंड्रिकल, ये कर्व्ड सरफेस। तो इस पर जो एरिया वेक्टर लेंगे परपेंडिकुलर होगा, यानी ये रेडियल डायरेक्शन में होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम हाफ सिलेंडर को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, हाफ से आप समझिएगा, ये सीट है, यह है चार्ज सीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी सीट है, इधर के डायरेक्शन में है, और इस सरफेस पर जो एरिया वेक्टर है वो ये है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहाँ क्लियर कट 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कर्व्ड सरफेस लेफ्ट साइड का लीजिए चाहे राइट साइड का लीजिए, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। इसलिए इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 हमने डिनोट किया है, यहाँ पर E2 डिनोट किया है। लेकिन इसके बाद भी E1 E2 का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि cos 90 0 होता है, आप जानते हैं। तो अब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस नंबर 1, फ्लक्स पासेस थ्रू 2 मीन्स बाय द कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस नंबर 3। तो पहले सरफेस पर E और ds के बीच में 0 डिग्री है, तो यहाँ पर आप देखिएगा E ds cos 0। सेकंड जो कर्व्ड सरफेस पोर्शन है वो E1 ds cos 90 लिखिए या E2 ds cos 90 लिखिए। ये cos 90 के नाते ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। और ये थर्ड सरफेस, इस पर भी E ds cos 0। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, अगर सिलेंडर का यह पोर्शन इधर और इधर राइट और लेफ्ट इक्वल न होता तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता, तब उस कंडीशन में आपके सामने प्रॉब्लम आती, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग लिखना पड़ता और ये अलग लिखना पड़ता। उस कंडीशन में आप इन दोनों को ऐड नहीं कर पाते। cos 90 0, मिडिल 0 हो गया, cos 0 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर, E सरफेस इंटीग्रल ds, इसका भी E सरफेस इंटीग्रल ds, ये फर्स्ट और लास्ट मिल करके 2E सरफेस इंटीग्रल ds। अब ये ध्यान देना है आपको कि ये सरफेस इंटीग्रल ds किस पर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये सरफेस इंटीग्रल ds इधर के सर्कुलर रीजन और इधर के सर्कुलर रीजन का है। मतलब ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, लेफ्ट और राइट में जो सर्कुलर रीजन है, इसी पर ये सरफेस इंटीग्रल ds है। और आप सभी जानते हैं कि ये सिलेंडर का यही सरफेस है, ये सरफेस है, इसी पर इंटीग्रल ds है। तो इंटीग्रल ds का मतलब इस पर छोटे छोटे अगर एरिया में डिवाइड करके उनका सम करेंगे तो इस सर्किल का निकलेगा एरिया, और इस सर्किल के एरिया का फार्मूला आप जानते हैं πr² होता है। तो इसलिए इस सिलेंडर का रेडियस कैपिटल R लिया गया है। तो 2E और इंटीग्रल ds की जगह पर आपका हो गया πR²। यहाँ पर देखिए अगर सर्कुलर रीजन है उसी पर ds लिया गया है, इसका रेडियस R है, इसलिए सरफेस इंटीग्रल ds आपका πR² हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू दिस सरफेस 2E πR² हुआ। और अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 1 निकाल चुके हैं बाय द गॉस थ्योरम।
ये देखिए गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला है पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, और अभी निकला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2e पाई आर स्क्वायर। दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, तो 2e पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, कैंसिलेशन लॉ से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हुआ। मतलब अगर एक लार्ज चार्ज शीट है तो उसके नियरेस्ट, अब देखिए अगर ये एक चार्ज शीट है, यह है एक चार्ज शीट है, तो इस चार्ज शीट के नियरेस्ट किसी पॉइंट पर कहीं भी अगर आप हैं तो उस कंडीशन में इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। फिर एक बात आपको ध्यान देना है कि इस चार्ज शीट का जो डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ, वह उस नियरेस्ट पॉइंट के डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये शीट इन्फिनाइट चार्ज बिहेव करेगा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लार्ज थिन शीट इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब हम लोग दो अलग अलग थिन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सपोज करिए ये पॉजिटिवली यूनिफॉर्म चार्ज शीट है और ये नेगेटिवली चार्ज शीट है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है तो पहले से जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और दूसरे की अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन 0। लेकिन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अब ये दोनों सीट जो है, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, ये दोनों क्लोज रखे गए हैं। अब इन दोनों सीट से 3 रीजन बनेंगे। रीजन नंबर 1 ये दोनों के बीच में, रीजन नंबर 2 ये इधर आपका रीजन नंबर 3। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन तीनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आप रीजन इसमें देखिएगा, जो ये पॉजिटिव सीट है इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिएगा ये जो पॉजिटिव चार्ज है रेड कलर से डिनोट किया गया है, तो इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने रेड कलर से बनाया है। तो इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज हुआ। और अगर आप इस सीट की बात कर चुके तो अब नेगेटिव का देखिएगा। इस नेगेटिव चार्ज सीट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज सीट होगा। देखिए इसके कारण इधर होगा, जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया है। अब अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो दोनों से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, और दो वेक्टर इक्वल जस्ट अपोजिट है तो इसका रिजल्टेंट 0 होगा। यही चीज़ आप यहाँ पर आ जाइए इधर आउटसाइड रीजन में, तो पॉजिटिव सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए रेड कलर से डिनोट किया गया है। ये जो नेगेटिवली चार्ज सीट है इसके कारण इस n पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होगा। तो इस तरह से पॉइंट L और पॉइंट N पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट है मिलेगा वो E माइनस E यानी 0 होगा। लेकिन दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट आप M ले रहे हैं तो M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंडीशन होगा, इस पर विचार करिए। इस M पॉइंट पर इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज रेड कलर से बनाया गया है। नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा M पॉइंट पर टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो अब इस कंडीशन में अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर M पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट दी पॉइंट M रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E प्लस E। तो पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0।
इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो मिला। और इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो उन्हीं दोनों के डायरेक्शन में होगा। यानी अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज सीट क्लोज रखेंगे और दोनों पर सेम चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर के डायरेक्शन में ही आपका रिजल्टेंट मिलेगा। इस चीज़ का यूज या इस रिजल्ट का यूज हम लोग कैपेसिटर में करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर में दो चार्ज सीट होता है और दोनों काफ़ी क्लोज रखा जाता है, इसलिए उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग रखते हैं वो E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। लेकिन अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है तो यहाँ आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ग्रेटर वैल्यू होगी उस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और आप बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। तो ये अनलाइक चार्ज सीट के बीच में और किनारे आपने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक अलग केस लेते हैं। अगर दो लाइक चार्ज सीट है, जैसा देखिए फिगर में डिनोट किया गया है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज सीट है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज सीट है, दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो अब इसमें भी तीन रीजन होगा, रीजन नंबर फर्स्ट, रीजन नंबर सेकंड, रीजन नंबर थर्ड। इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रीजन में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सीट ये E1 अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सीट अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सेम है, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 प्लस E2। और यही कंडीशन आपका थर्ड रीजन में होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सीट अवे फ्रॉम दी, थर्ड रीजन में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सीट, तो ये पॉजिटिव है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज E1 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सीट अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज E2 भी इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 प्लस E2 होगा। यानी रीजन नंबर फर्स्ट और रीजन नंबर थर्ड में सेम बिहेवियर होगा। तो फर्स्ट और थर्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E इक्वल टू E1 प्लस E2। चूँकि दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड सीट बोथ आर इक्वल एंड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। तो फर्स्ट और थर्ड रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 प्लस E2 के इक्वल होगा। तो E1 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, E2 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, ये दोनों आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 2 कैंसिल हुआ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। लेकिन अगर मिड रीजन में आप विचार करें, ये रीजन नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सीट E1 देखिए इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सीट इस डायरेक्शन में, दोनों जस्ट अपोजिट है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 E2 का आप डिफरेंस लेंगे। क्योंकि E1 E2 दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पर जो सेकंड रीजन है, सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 माइनस E2 बोथ आर इक्वल, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। यानी अगर दो लाइक चार्ज के सीट हैं, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो जो उनके बीच में होगा रीजन, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, उसके आउटसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब हम लोग गॉस थ्योरम पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। बच्चों सपोज करिए एक स्क्वायर सीट है, इसका लेंथ 10 मीटर है और इसका जो ये विड्थ है ये भी 10 मीटर है, और इसके जो दोनों डायगोनल हैं
जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से 5 मीटर ऊपर एक चार्ज है Q। तो हमें निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू दिस सीट, इस सीट से पास होने वाला टोटल फ्लक्स बताना है। अब देखिए, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इससे होकर के पास होंगी, हर जगह से इस सीट से होके पास होंगी। उसमें ये कंडीशन बनेगा, अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ ई डी एस कॉस थीटा लगाएंगे, तो ई डी एस कॉस थीटा लगाने में क्या प्रॉब्लम आएगा, इस चीज़ को ज़रा सा देखिएगा। सपोज करिए इस सीट पर हम छोटा सा एरिया लिए डी एस, तो इसका एरिया वेक्टर डी एस आपका इधर हो गया, और इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया E2। यहाँ पर जो दोनों के बीच का एंगल है वो है θ1 सपोज करिए। तो यहाँ पर यह कंडीशन है, अगर हम स्मॉल एरिया यहाँ पर टेकअप करें तो इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सीट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये आपका हो जाएगा E1। यहाँ पर E1 और यहाँ पर E2। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस पर अलग अलग रीजन लेंगे, अलग अलग जगह पर इस तरह से रीजन लीजिए DS, तो इस पर जितने भी रीजन लेंगे उन सभी रीजन का इस DS जो भी रीजन आप लेंगे इस चार्ज से उनकी डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी, और जब इस चार्ज से इन रीजन्स की डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी तो आप जानते हैं इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। R जब वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, यानी इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो इस पूरे सीट पर अगर अलग अलग पॉइंट पर आप स्मॉल रीजन DS लेंगे तो हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी करेगी, मतलब वेरिएबल नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड कंडीशन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यह एंगल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में यहाँ अलग एंगल है, तो यहाँ पर थीटा भी वेरी कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है सरफेस इंटीग्रल E/ds cos थीटा। आपको हम पिछले कई लेक्चर से ये चीज़ बताते आ रहे हैं कि इस फार्मूले को हम तभी प्रॉपर यूज कर सकते हैं आप इंटरमीडिएट लेवल पर, जब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा कांस्टेंट रहेगा। अगर थीटा भी वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करता है, एरिया वेरिएबल नेचर में है ही, तो उस कंडीशन में इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। इंटीग्रल तभी आप प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं जब थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों DS के टर्म में हो, सरफेस के टर्म में हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फॉर्मूला है E/ds cos थीटा, उसके हेल्प से हम इस सीट से पास होने वाले टोटल फ्लक्स को नहीं निकाल सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से रिमूव किया जाता है, तो हम करते क्या है कि हमें इस सीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इसी सीट जैसे सिमेट्रिक नेचर वाले अन्य सरफेस ले करके इस चार्ज को चारों तरफ से बंद कर देते हैं, यानी एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। लेकिन फिर एक बात आपको ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस इसी सीट जैसे बाकी सीट से कवर होने चाहिए। अब देखिएगा, इस चार्ज से इस सीट की डिस्टेंस 5 है, इधर एक सीट खड़ा करिए, इसका भी लेंथ विड्थ 10-10, इसकी भी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 5। इसी सेम डायमेंशन का यहाँ एक सीट रखिए, यहाँ एक सीट रखिए, एक फ्रंट पर एक पीछे रखिए, यानी ये क्यूबाइड से बंद कर दिया गया है, क्यूबाइड से बंद कर दिया गया है। तो क्यूबाइड से बंद अगर आप कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द गॉस थ्योरम Q/ε0, इस टोटल सरफेस से निकलने वाले, इसमें कितने सरफेस हैं बच्चों, इसमें 6 फेसेज है, आप जानते हैं क्यूब में। तो 6 फेस अगर हैं तो टोटल फ्लक्स Q/ε0 ये है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर समझिएगा, अगर ये चार्ज इस सेंटर पर होने के बजाय थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता
तब उस कंडीशन में इस चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन 0 ही होगा, लेकिन हर सीट से जो इसके फेस हैं उनसे इक्वल फ्लक्स नहीं निकलेगा। लेकिन चूंकि ये चार्ज सेंटर पर है तो इसलिए इस चार्ज के लिए जिस तरह से ये सीट बिहेव करेगा उसी तरह से यह सीट बिहेव करेगा, उसी तरह से ये सीट बिहेव करेगा, उसी तरह से ये, मतलब इस जो नीचे बॉटम में सीट है इसी सीट जैसे बाकी जितने 5 फेसेज हैं वो सेम बिहेव करेंगे। यानी ये जो टोटल फ्लक्स है, इस फ्लक्स को अगर आप 6 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक फेज से निकलने वाला आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। यानी फ्लक्स पासेस थ्रू फर्स्ट सरफेस φ1, थ्रू सेकंड सरफेस φ2, थ्रू थर्ड सरफेस φ3, थ्रू फोर्थ सरफेस φ4, थ्रू पासेस फिफ्थ सरफेस φ4 एंड पासेस थ्रू सिक्स्थ सरफेस φ6। ये आपके 6 इक्वल होंगे। इस कंडीशन में ये जो बॉटम आपका है इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो टोटल फ्लक्स में अगर 6 से डिवाइड कर दें तो आप निकल जाएगा। टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन 0, इसमें आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो एक फेज से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। लेकिन ये पॉइंट फिर आपको वार्निंग दे रहे हैं कि अगर यह चार्ज इस क्यूब के सेंटर पर होने के बजाय कहीं लेफ्ट राइट में हो जाएगा तो टोटल फ्लक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये Q बाई एप्सिलॉन 0 होगा, लेकिन किसी एक फेज से कितना फ्लक्स पास होगा ये आप नहीं बता सकते हैं, तब आप 6 से डिवाइड करके यह रिजल्ट नहीं बताएंगे। तो इस तरह से कभी भी जब आप गॉसियन सरफेस से कवर करते हैं चार्ज को तो ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे उसके जितने सरफेस क्रिएट हो रहे हैं सभी सरफेस सिमेट्रिक बिहेव करें। उस कंडीशन में आप सरफेस को टोटल फ्लक्स से डिवाइड करके एक फेज से पास होने वाले फ्लक्स को निकाल सकते हैं। अतः इस कंडीशन में जो रिजल्ट हुआ वो उस सरफेस से, ये जो आपका प्लेन स्क्वायर सीट है ये, इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से ये गॉस थ्योरम आपका है। तो गॉस थ्योरम का जो मेन फार्मूला है वो आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ = Q बाई एप्सिलॉन 0, और जो डेफिनीशन से आप लिखते हैं वो सरफेस इंटीग्रल EdS cos थीटा। इन दोनों के ही हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप के चार्ज मटेरियल से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।